स्वागत है आपका एसके क्लासेस में। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है डेवलपमेंट या फिर विकास। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि विकास की परिभाषा क्या होती है, असल में विकास कहते किसे हैं, और विकास यानी कि डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो आपकी बुक में बताए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक क्वेश्चन के साथ कि विकास किसे कहते हैं, यानी व्हाट इज डेवलपमेंट। ये क्वेश्चन आते ही आपके माइंड में जो है कई सारी चीज़ें आने लगती हैं। खासकर जैसे डेवलपमेंट का नाम लिया जाता है आपके माइंड में जो है चीन जापान जैसे देशों का नाम आने लगता है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके लिए विकास क्या है, तो आपका आंसर क्या होगा? ज़रूर आप सबके जवाब अलग अलग होंगे। किसी के लिए नया फ़ोन लेना उसका विकास होगा, किसी के लिए नया घर लेना विकास होगा, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास नौकरी नहीं है तो उसके लिए नौकरी पा लेना विकास होगा। क्लियर है? लेकिन आप ये सोचिए कि ये सब होता क्या है। नौकरी पाना, फ़ोन लेना या फिर एक नया घर लेना, ये सब क्या होता है? ये आपकी इच्छाएं होती हैं, या फिर ये कह लीजिए ये सब विशेज़ होती हैं। और जब ये इच्छाएं आपकी पूरी होने लगती हैं तो आप क्या कहते हो कि हमारा विकास हो रहा है, यानी प्रोग्रेस हो रही है, कि हम अब पहले से बेहतर अवस्था में हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जहाँ पर इच्छाएं होती हैं वहीं पर विकास होता है। ठीक है। अब अगला हमारा टॉपिक है विभिन्न लोग विभिन्न लक्ष्य। देखो, सिंपल सी बात है, जब लोगों की परिस्थितियां अलग अलग होती हैं, यानी कि लोगों की सिचुएशन अलग अलग होती है, तो लोगों की सोच भी अलग अलग होगी, लोगों की इच्छाएं भी अलग अलग होंगी। और जब लोगों की इच्छाएं अलग होंगी तो लोगों के लक्ष्य भी अलग अलग होंगे। इसलिए कहा जाता है विभिन्न लोग अलग अलग लोग, तो उनकी अलग अलग इच्छाएं होती हैं। यानी कि जैसे अगर कोई गाँव में एक किसान है, वो अब तक अपने जो खेत को जो है बैल और हल की मदद से जोतता है, तो वो क्या चाहेगा कि जल्दी से जल्दी अगर वो ट्रैक्टर ले लेता है तो उसे अपना बड़ा खेत जोतने में उतनी आसानी होगी। वहीं दूसरी तरफ शहर में रहने वाला वो इंसान है जो अपनी शिक्षा पूरी कर चुका है लेकिन उसके पास कोई नौकरी नहीं है, तो वो वहीं पे क्या चाहेगा, उसे जल्द से जल्द कोई नौकरी मिल जाए, भले ही छोटी हो, लेकिन वो अपने पैरों पे खड़ा हो सके, इस लेवल की उसे कोई नौकरी मिल जाए। तो यहीं पे हमें पता चलता है कि विभिन्न लोगों के विभिन्न लक्ष्य होते हैं, यानी कि हर इंसान के मायने अपने अलग अलग होते हैं विकास को लेकर। कोई विकास किसी चीज़ को समझता है तो कोई विकास किसी और चीज़ को समझता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनकी सिचुएशन भी अलग अलग होती है। अब इसी में हमारा ये आता है कि कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि एक के लिए जो विकास है वो वही चीज़ दूसरे इंसान के लिए विकास ना होकर के बल्कि विनाश होती है। जैसे आप अपने घर का एग्जांपल ले लीजिए। मान लो एक घर में एक लड़का और एक लड़की भाई बहन रहते हैं, तो वहीं बहन की क्या इच्छा होगी कि वो भी जो है अपने दोस्तों के साथ, जैसे उसका भाई अपने दोस्तों के साथ घूमने जाता है, वो भी अपने दोस्तों के साथ घूमने जा सके, उससे भी ज़्यादा रोका टोका ना जाए। और दूसरा वहीं पे उसका भाई भी उसको घर के काम में हेल्प करे। अब देखिए, बहन क्या चाहती है कि उसका भाई उसको घर के काम में हेल्प करे, लेकिन ये उस लड़की के लिए तो विकास हो गया। क्यों? क्योंकि उसे अब आसानी हो रही है थोड़ी। लेकिन वही चीज़ उसके भाई के लिए क्या हो गया, विनाश का कारण बन गई, है ना? इसलिए कहा जाता है किसी के लिए विकास किसी दूसरे का विकास विनाश का कारण बन जाता है। सेम यही चीज़ होती है आपके बांध वाले या फिर डैम वाली चीज़ में। जब डैम या फिर बांध का निर्माण किया जाता है, तो जो बड़े बड़े उद्योगपति होते हैं वो चाहते हैं कि डैम जो है ज़्यादा से ज़्यादा बने, जिससे उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जा सके। वहीं वो लोग जिन्हें डैम की वजह से एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है, वो इसके विरोध में रहते हैं। ठीक है। ये आपका उदाहरण हो जाएगा किसका, कि जहाँ विकास होता है वहीं किसी और का विनाश भी होता है, ऐसा संभव है। तो ये हो गया हमारा विकास के बारे में। अब अगला हमारा टॉपिक है कि विकास को नापते किस में है, कि ये हम कैसे जानें कि कौन कितना विकसित है और कौन कितना अविकसित। हम ये तो नहीं देख सकते किसको किसकी ज़रूरत है, किसको ट्रैक्टर चाहिए, किसको नौकरी चाहिए। हमें कोई ऐसी यूनिट चाहिए जिस पे हम नाप सकें कि कौन कितना विकसित है और कौन कितना अविकसित। तो इसमें हम सबसे बड़ा फैक्टर लेते हैं अपना इनकम का। ठीक है। इनकम के बेस पे हम नॉर्मली नापते हैं कि कौन कितना विकसित है और कौन कितना अविकसित। कहा जाता है जिसकी इनकम जितनी ज़्यादा होती है वो उतना विकसित होता है। ठीक है। लेकिन इनकम इनकम के अलावा और कौन कौन से ऐसे फैक्टर होते हैं जो हमारे विकास के बारे में बताते हैं, ये हम जानते हैं। इंसान जो है इनकम के साथ साथ समानता का व्यवहार, आदर और स्वतंत्रता जैसी चीज़ें भी चाहता है, कि वो जहाँ पे रहे उसे वहाँ पे इन
ये तीनों चीज़ें अवेलेबल हो, यानी आदर किया जाए, समानता उसके साथ निभाई जाए और स्वतंत्रता उसे इन चीज़ों की दी जाए। अब मान लीजिए आप अगर किसी ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पे, या फिर आप किसी ऐसे देश में जॉब करते हैं जहाँ पर आपकी सैलरी तो अच्छी है, लेकिन उस सैलरी को कहाँ खर्च करना है इस चीज़ की स्वतंत्रता आपको नहीं दी गई, तो क्या आप खुश रह पाएंगे? नहीं। इसलिए एक इंसान जो है इनकम के साथ साथ और भी जैसे आदर, समानता और स्वतंत्रता जैसी चीज़ों को भी देखता है कि किस स्थान पे उसे स्वतंत्रता दी जा रही है, किस स्थान पे उसे लोगों के साथ समानता का व्यवहार किया जा रहा है और किस स्थान पर उसका आदर किया जा रहा है। या फिर आप कह सकते हैं कि कुछ इच्छाएं ऐसी होती हैं जिनको क्वांटिटी में नहीं नापा जा सकता, लेकिन वो आपकी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। जैसे कि आप जब अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ रहते हो तो उनसे मिलने वाली खुशी, जब आप उनके साथ रहते हो तो उनसे जो आपको खुशी मिलती है उसको भी किसी क्वांटिटी में नहीं नापा जा सकता, लेकिन वो आपकी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब अगला हमारा टॉपिक आता है राष्ट्रीय विकास। जैसा कि आप जानते हैं कि विकास को लेकर सबके अपने अलग अलग मायने होते हैं, यानी कि एक राज्य या फिर एक देश में रहने वाले सभी लोगों के लिए विकास भी अलग अलग होगा। हो सकता है जो एक के लिए विकास हो वही चीज़ दूसरे के लिए विनाश हो। जैसे बांध में होता है, उद्योगपति क्या चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बांधों का निर्माण किया जाए, वहीं वो लोग जिन्हें बांध की वजह से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता है वो क्या चाहते हैं कि बांधों का निर्माण वहाँ पे ना किया जाए। अब ऐसे में क्वेश्चन आता है कि राज्य या फिर देश की तुलना कैसे की जाए कि कौन सा देश विकसित है और कौन सा देश अविकसित। जब भी हम दो लोगों में तुलना करते हैं तो हमें एक मानक की ज़रूरत पड़ती है, यानी एक यूनिट की ज़रूरत पड़ती है जिसके बेस पे जो है हम सभी उन लोगों में तुलना कर पाते हैं। अब जैसे कि अगर आप अपनी क्लास में देखोगे तो आपकी क्लास में जो है हर तरह के बच्चे पाए जाते हैं। कोई बच्चा ऐसा होगा जो खेल कूद में बहुत अच्छा होगा, लेकिन हो सकता है वो पढ़ाई में अच्छा ना हो। दूसरा वो बच्चा जो पढ़ाई में अच्छा हो सकता है वो खेल कूद में अच्छा ना हो। ठीक है। इसीलिए जब आप अपने अगर स्कूल की गेम्स की टीम बनाते हैं तो आप कौन सा फैक्टर देखते हैं, गेम और हेल्थ। ठीक है, आप गेम और हेल्थ के बेस पे जो है अपने स्पोर्ट्स की टीम को बनाते हैं। और वहीं अगर आप कोई क्विज़ कंपटीशन के लिए अगर आप वहीं कोई क्विज़ कंपटीशन के लिए एक अपनी टीम तैयार करते हैं तो वहीं आप क्या देखते हैं, जो पढ़ने में अच्छा हो। ठीक है। इसी तरह जब हम दो देशों की या दो राज्यों की तुलना करते हैं तो हम वो चीज़ देखते हैं जो सभी लोगों के विकास को बता पाए, जो सभी लोगों के विकास में कॉमन हो। ऐसी चीज़ आती है फिर हमारी इनकम। ठीक है। आय जो है सभी के लिए ज़रूरी है। जैसा मैंने आपको बताया था, आय जो है हमारा सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है विकास को नापने के लिए। इसलिए ऐसे में हम ये देखते हैं कि किस राज्य की आय कितनी है। अब मान लीजिए दो राज्य हैं, राजस्थान और सिक्किम। अगर हमें इन दोनों राज्यों की तुलना करनी है तो हम जब इनकी आय निकालते हैं तो हम इनकी टोटल आय को नहीं लेते। ठीक है। इनकी हम कुल आय को नहीं जोड़ते हैं कि इनकी पूरे राजस्थान की इनकम कितनी है और पूरे सिक्किम की इनकम कितनी है, ऐसा हम कभी नहीं करते। क्यों? क्योंकि राजस्थान जो है सिक्किम से बहुत बड़ा देश है, इसलिए कहा जा सकता है राजस्थान की इनकम जो है सिक्किम से तो ज़्यादा होएगी, क्योंकि सिक्किम में बहुत कम लोग रहते हैं और राजस्थान में बहुत ज़्यादा। ठीक है। इसलिए हम ऐसे में हमारा नाम आता है फिर औसत आय का, जिसे हम प्रति व्यक्ति आय भी कहते हैं। इसमें क्या किया जाता है कि किसी देश की, अगर हम देशों की तुलना कर रहे हैं तो किसी देश की टोटल इनकम को देखा जाता है कि टोटल इनकम उस देश की कितनी है, और फिर उसे उस टोटल जनसंख्या से डिवाइड कर दिया जाता है जो उस देश की है। ठीक है। मान लो भारत की एक छोटा सा एग्जांपल देख लो, एक देश है या एक राज्य है, कोई ऐसा स्थान है जहाँ पे 100 लोग निवास करते हैं। ठीक है। वहाँ पे 100 लोग रहते हैं और उनकी सालाना इनकम 1000 रुपये है, तो हम 1000 को 100 से डिवाइड कर देंगे तो हमें पता लग जाएगा कि उनका एवरेज कितना आएगा, एक इंसान की 10 रुपये। ठीक है। इसे हम कहते हैं औसत आय या फिर प्रति व्यक्ति आय। ठीक। अब इस औसत आय की कुछ लिमिटेशन भी होती हैं। ठीक है। इस औसत आय की कुछ लिमिटेशन भी होती हैं, वो हम जान लेते हैं क्या होता है। अब मान लो जो हमारा 10 रुपये एवरेज आया है या फिर 10 रुपये जो हमारी औसत आय निकल के आई है कि इस स्थान का प्रत्येक व्यक्ति जो है 10 रुपये कमाता ही कमाता है, क्या लेकिन ऐसा होता है? अब भाई उसी में कोई हो सकता है जो 40 रुपये जिसकी सैलरी हो, जो हमने टोटल 1000 रुपये जोड़े थे, हो सकता है किसी की उसमें 40 रुपये सैलरी हो और किसी की वहीं पे 5 रुपये सैलरी भी हो, लेकिन हमारा एवरेज निकल के कितना आया था, 10 रुपये। इसलिए जो है औसत आय जो है एक सही आंकड़ा नहीं बता पाता कि एग्जैक्ट जो है, यानी कि ये क्या करता है, ये हमारी औसत तो निकाल देता है कि लगभग एक इंसान इतना कमा रहा होगा,
लेकिन ये आय का वितरण क्या है, आय का बराबर वितरण हो रहा है नहीं हो रहा, यानी कि कौन कितना ज़्यादा कमा रहा है, और उसी देश में कोई कोई ऐसा भी है जो बहुत ही कम कमा रहा है या फिर बिल्कुल भी नहीं कमा पा रहा, ये उन दोनों के बीच का डिफरेंस नहीं निकाल पाता। ये होती है हमारी औसत आय की लिमिटेशन। अब अगला आता है हमारा आय और अन्य मापदंड। देखो, जब वर्ल्ड बैंक जो होता है यानी विश्व बैंक जो होता है, जब वो देशों की तुलना करता है तो वो किसको ध्यान में रखता है, औसत आय को या प्रति व्यक्ति आय को। लेकिन एक हमारा आता है इसमें मानव विकास सूचकांक, जब वो दो देशों की या राज्यों की तुलना करता है तो वो इनकम के अलावा स्वतंत्रता, समानता और अन्य फैक्टर्स को भी देखता है। जैसे कि अगर किसी जगह पे या किसी राज्य में इतनी सारी महिलाएं हैं या इतनी लड़कियां हैं तो उनमें से कितनी लड़कियां जो हैं विद्यालय में पढ़ पा रही हैं, कितनों को जो है स्कूल में जाने की छूट मिल रही है। और या फिर वो ये भी देखता है कि किसी देश का या किसी राज्य का स्वास्थ्य इंडेक्स कैसा है या हेल्थ इंडेक्स कैसा है, ठीक है, उनमें कितने लोगों की मरने की संख्या ज़्यादा है, या ऐसे कितने लोग हैं, कितने बच्चे हैं जो 5 साल के भी कम आयु में ही ख़त्म हो जा रहे हैं या फिर 5 साल से कम आयु में ही मर जा रहे हैं। ठीक है, इसे कौन नापता है, मानव विकास सूचकांक। अब जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया गया है आपका हरियाणा और केरल का। हरियाणा जो है औसत आय के मामले में केरल से आगे है, वहीं लेकिन हरियाणा में क्या होता है, हरियाणा में 1 साल से भी कम उम्र के बच्चों की मरने की संख्या केरल से बहुत ज़्यादा है। ठीक है, हरियाणा में जो है 1 साल में ऐसे 30 बच्चे हैं, 1 साल के अंदर 30 बच्चे हैं जो जन्म लेते ही मर जाते हैं। वहीं केरल में इनकी संख्या या फिर इनका एवरेज बहुत कम है, केरल में इनका एवरेज केवल 12 या 15 के आसपास का है। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि सिर्फ और सिर्फ इनकम के बेस पे हम किसी के विकास को निर्धारित नहीं कर सकते। ऐसा कौन करता है, मानव विकास सूचकांक। ये भी देखती है कि किस राज्य की स्वास्थ्य सेवाएं कैसी है, ये भी देखती है कि किस राज्य में शिक्षा की सेवाएं कैसी हैं। ये टोटली जो बेसिक चीज़ें हैं एक इंसान के अच्छी लाइफ के लिए, ये उन सब को भी काउंट करके चलती है। लेकिन हमारा जो विश्व बैंक है वो क्या देखता है, सिर्फ और सिर्फ औसत आय या प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, अन्य मापदंड, जो हमारे विकास को बताते हैं। अब एक राज्य कितना विकसित है या नहीं, इसको हम एक और आधार पर नापते हैं, वो होता है हमारी सार्वजनिक सेवाएं यानी कि गवर्नमेंट सर्विसेज। ठीक है भाई, देखो हमारी कई सारी सेवाएं ऐसी होती हैं जिन्हें हम जो हैं, या हमारी कई सारी ज़रूरतें ऐसी होती हैं जिन्हें हम अपनी इनकम पे पूरा नहीं कर सकते। ठीक है, कई सारी बीमारियां ऐसी होती हैं जिन्हें हमारी इतनी इनकम नहीं होती कि जिन बीमारियों से हम लड़ पाएँ। ऐसी बहुत सारी बड़ी बड़ी बीमारियां होती हैं जिनका खर्चा बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, इसलिए हमारा अगला फैक्टर आता है सार्वजनिक सुविधाएं, यानी कि उस देश में या फिर उस राज्य में गवर्नमेंट द्वारा कौन कौन सी सर्विसेज दी जा रही हैं जनता को अपनी फ्री में, ये भी देखा जाता है। ठीक है, अब किसी देश की इनकम ज़्यादा है या फिर किसी देश की औसत आय ठीक ठाक है, लेकिन उस देश में सार्वजनिक सुविधाएं ना के बराबर हैं, तो क्या होगा, हर इंसान को मतलब उसको ना के बराबर, यानी कि वहाँ पे सरकारी अस्पताल नहीं है, सरकारी स्कूल नहीं है, तो उसकी सारी इनकम खर्च हो रही होगी, क्योंकि उसे सारी चीज़ें प्राइवेट प्राइवेट हैंडल करनी पड़ रही होंगी। लेकिन अगर वहीं कोई ऐसा राज्य है जो स्वास्थ्य सुविधाएं भी देता है फ्री में, शिक्षा सेवाएं भी देता है और अन्य ऐसी चीज़ों को भी ध्यान रखता है जो उसकी जनता के लिए ज़रूरी है, तो वो देश दूसरे देश से ज़्यादा विकसित होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि वहाँ की सरकार जो है अपनी जनता का ज़्यादा ध्यान रख रही है। ठीक है, इन्हें ही हम क्या कहते हैं, सार्वजनिक सुविधाएं। इसमें अगला टॉपिक आता है आपका विकास की धारणीयता। इसमें केवल इतना ही है जो मैंने आपको सतत पोषणीय विकास में बताया था, यानी कि ऐसा विकास जिससे भविष्य में आने वाली पीढ़ी को नुकसान ना पहुंचे और हमारे पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे। यही आ जाता है अब आपका विकास की धारणीयता में। ठीक है, यानी कि हम जो विकास कर रहे हैं हम उसे इतनी स्पीड से ना करें कि भविष्य में आने वाली पीढ़ी को संसाधन की या फिर रिसोर्सेज की कमी होने लगे। ठीक, तो ये चैप्टर आपका पूरा हो चुका है। आपका ये चैप्टर बुक में जितना बड़ा दिया गया था उसके मुकाबले हमने इस पूरे चैप्टर को एक छोटी सी वीडियो में अच्छे से समझा दिया है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस चैप्टर में आपके दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि औसत आय किसे कहते हैं और इसकी सीमाएं क्या हैं।
ठीक है, ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि यूएनडीपी और विश्व बैंक के द्वारा जो विकास की तुलना की जाती है वो एक दूसरे से कैसे अलग है। ठीक है, वो हम इस क्वेश्चन में बताएंगे कि विश्व बैंक जो है आपका औसत आय को नापता है, यूएनडीपी जो है अन्य कारकों को नापता है। ये दो क्वेश्चन आपके इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो मिलते हैं अब अपनी अगली वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।